This call is now being recorded. I'm sharing the screen now. Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So today we have to start with the last topic, that is the interest. ठीक है, अभी तक हम लोग ने wages कर लिया है, profit कर लिया है, rent कर लिया है, and this is the last topic of the factors of production that we give as a reward is the interest. And किससे हम लोग reward देते हैं interest का? किस factor of production में हम लोग interest as a reward देते हैं? Capital. Capital. Very good. Yes, it is capital. ठीक है. So we have to start with today with this particular topic. So interest है क्या? What is interest? So in simple words में अगर हम लोग बात करें, interest is a payment made by a borrower to the lender for the money borrowed and is expressed as a rate % per year. क्या मतलब होता है इसका? कि जो borrower होता है, borrower जब बोरो करता है, तो जिससे बोरो करता है उसको हम लोग लेंडर कहते हैं। तो जो हमें पैसा देता है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ये चाहेगा कि द टाइम फॉर विच दैट पर्सन इज गिविंग द मनी एंड द टाइम फॉर विच दैट पर्सन इज अपार्ट फ्रॉम हिज मनी, यानी अपने पैसे से जितने दिन तक वो इंसान दूर रहा है, तो बदले में वो कुछ बेनिफिट चाहता है और उस बेनिफिट को हम लोग नाम देते हैं, वी कॉल इट एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या है? इज द पेमेंट मेड बाय द बोरोवर। हु मेक्स द पेमेंट? द बोरोवर मेक्स द पेमेंट। To whom the borrower makes the payment? To the lender. Why? Because the lender has given the money, and for parting with the money, the lender charges some amount, and that amount is expressed as a rate %। जैसे हम लोग कहते हैं ना 2% पे ब्याज पे लोन मिलेगा, 7% पे। अभी अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बैंक में अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपको 7%, 8%, 9%, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट दे आर चार्जिंग ऑन लोन्स। ठीक है ना। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप लोग देखें, सिंस इट इज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स दैट वी आर स्टडीइंग, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सेविंग्स पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो ज्यादा मिलता है कि कम मिलता है? सेविंग्स अगर आप कम मिलता है। हाँ, तो अगर आप लोग के बैंक में अगर आप लोग बैंक में अपना अकाउंट आपका होगा और उसमें आप जो भी पैसा सेव करते होंगे, उसमें मुश्किल से मुश्किल 4% से लेके 6% तक या 5% तक, 5.5% तक ही आपको इंटरेस्ट मिलता है आपकी सेविंग्स पे। लेकिन अगर आप एज अ लोन अगर लेने जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा कितना? कम से कम 7.5 से 8%। और पर्सनल लोन पे तो खैर हमेशा ज्यादा ही रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देख लीजिए कि आपको जो देना पड़ रहा है, जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आपकी जो सेविंग्स है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट एक चार्ज होता है, एक प्राइस होती है जो कि हम पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि हम दूसरे की कैपिटल को यूज करते हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। तो इन इकोनॉमिक्स, पुट द हेडिंग इंटरेस्ट एंड राइट डाउन। In economic sense, interest is the price of the capital. In economic sense, interest is the price of capital. ठीक है? I hope everyone has written it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So there are various definitions of interest. Professor Marshall has given the definition of interest as the payment made by the borrower for the use of loan is called interest. ठीक है। J.S. Mill ने बोला है कि interest is the remuneration for mere abstinences. Keynes ने बोला है interest is the reward of parting with liquidity for a specified period. And Seligman has said interest is the return from the fund of capital. So every other economist has defined interest in their own ways. But the concept of interest lies only on the aspect that whatever money you have borrowed,
And so with that money, when you will repay that money, you have to pay the price for using that money, and that you call it as interest in general. Okay. Next is what are the various types of interest. Now there are two types of interest. Interest is classified as, if you want you can draw this as a diagram also. अगर आप लोग अपने एग्जाम में इसको इस तरह से डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करेंगे देन वेल एंड गुड. ऐसे भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, बट इफ यू प्रिपेयर द डायग्राम ना, दैट विल गिव एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. ठीक है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट एंड ग्रॉस इंटरेस्ट. ठीक है. नेट इंटरेस्ट क्या होता है? The net interest is the payment made exclusively for the use of capital is regarded as net interest or pure interest. जो पेमेंट हम करते हैं, किस चीज का पेमेंट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर द यूज ऑफ कैपिटल, कैपिटल के यूज के लिए सिर्फ जो हम पेमेंट करते हैं उसको हम लोग नेट इंटरेस्ट कहेंगे या प्योर इंटरेस्ट कहेंगे. राइट. चैंपमैन ने नेट इंटरेस्ट की डेफिनेशन को डिफाइन किया है. उन्होंने बोला नेट इंटरेस्ट इज अ पेमेंट फॉर द लोन ऑफ कैपिटल when no risk, no inconveniences apart from that involved in the saving and no work is entailed on the lender. मार्शल ने बोला नेट इंटरेस्ट इज द अर्निंग ऑफ द कैपिटल सिंपली और रिवॉर्ड ऑफ वेटिंग सिंपली. तो नेट इंटरेस्ट अगर हम लोग निकालने की बात करते हैं तो नेट हमेशा किससे निकलता है? ग्रॉस से निकलता है. तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ग्रॉस क्या है. ठीक है. तो ग्रॉस क्या है? ग्रॉस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट फॉर रिस्क प्लस पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस प्लस पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिट. ये सारा जब हम लेस कर देते हैं ग्रॉस इंटरेस्ट में से तो हमें क्या निकल जाता है? नेट इंटरेस्ट. यानी नेट इंटरेस्ट क्या हो गया? नेट पेमेंट फॉर द यूज ऑफ कैपिटल. अब हम लोग बात करते हैं ग्रॉस इंटरेस्ट में से हमें क्या क्या चीजें डिडक्ट करनी है. तो ग्रॉस इंटरेस्ट में से सबसे पहले ग्रॉस इंटरेस्ट है क्या? ग्रॉस इंटरेस्ट इज द पेमेंट मेड बाय द बोरोवर्स टू द लेंडर्स इज कॉल्ड द ग्रॉस इंटरेस्ट और द कंपोजिट इंटरेस्ट. इट इंक्लूड्स पेमेंट फॉर लोन ऑफ कैपिटल, पेमेंट टू कवर रिस्क फॉर लॉस व्हिच मे बी पर्सनल रिस्क और बिजनेस रिस्क. ठीक है. अगर हम लोग ग्रॉस इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ग्रॉस इंटरेस्ट इज द, if we talk about gross interest, so gross interest is equal to net interest plus payment of risk plus payment of inconvenience plus payment of cost of administering the credit. अब ये सारे टर्म्स है क्या? पेमेंट और कॉम्पनसेशन फॉर रिस्क का मतलब होता है कि जो लेंडर है, जो पैसा दे रहा है, वो हमेशा जो है उसके माइंड में, या वो कह लीजिए वो रिस्क बियर करता है. क्यों रिस्क बियर करता है? कि भाई उसने पैसा दे तो दिया, बट क्या गारंटी है कि उसको पैसा वापस मिल ही जाएगा? इज देयर अ गारंटी कि उसको पैसा वापस मिल ही जाएगा? कई बार तो लोग लोन लेते हैं और डिफॉल्ट कर जाते हैं. तो जो लेंडर है वो जो रिस्क बियर कर रहा है, इसी को कहते हैं पेमेंट और कॉम्पनसेशन फॉर रिस्क. द रिस्क दैट द लोन में नॉट बी रीपेड. ये रिस्क किस बात का है? रिस्क इसी बात का है कि लोन जरूरी नहीं है कि रीपेमेंट लोन का हमको मिले ही. Besides this, the borrower takes the loan at the time when his requirement is urgent, but when he returns it, it is quite possible that the time may not be suitable from lender's point of view. To cover this risk, the lender charges more in addition to the net interest. अब होता क्या है कि जैसे मैंने साल भर का मान लीजिए किसी को लोन दिया, और जिस बंदे को मैंने लोन दिया, that person is not able to earn that much कि वो मुझे साल भर में वापस करे. उसने 1.5 साल लगा दिया, 1 साल का तो मैंने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया, और बाकी के टाइम के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आई विल बी चार्जिंग समथिंग इन एडिशन टू इट. यानी नेट इंटरेस्ट के अलावा भी अगर हम उससे कुछ चार्ज करते हैं तो ये हो जाता है कॉम्पनसेशन फॉर रिस्क. ठीक है. तो जब भी लोन विदाउट एनी एडिक्वेट सिक्योरिटी जो है अगर हम लोग देते हैं तो दे ऑलवेज इन्वॉल्व हाई एलिमेंट ऑफ रिस्क, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाई. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, ma'am. अच्छा, आप लोग के स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा एलिमेंट्स ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट. कैन यू सी द डायग्राम? Yes, ma'am. प्लीज ड्रॉ इट इन योर कॉपीज. आई एम गिविंग यू 2 minutes, जस्ट ड्रॉ इट इन योर कॉपीज.
I hope everyone has drawn it. Yes, ma'am. Okay. Next is compensation for inconvenience. Compensation for inconvenience का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें आपने जितने भी आप कंपोनेंट्स पढ़ेंगे ना ग्रॉस इंटरेस्ट में, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बस हेडिंग अलग अलग कर दी गई है। कॉम्पेंसेशन फॉर इनकन्वीनियंस का मतलब होता है कि जब भी हम अपना पैसा किसी को देते हैं और जिस टाइम हम चाहते हैं कि हमें वो पैसा मिले, उस टाइम हमें पैसा नहीं मिलता है, हमें बाद में मिलता है। और जब हमें मिलता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट टाइम हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि उस समय उसको हम कहीं इन्वेस्ट कर सके। भाई अगर हमने साल भर के लिए दिया तो हम ये सोच के दिए कि साल भर बाद हम इसको कहीं लगाएंगे, इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उससे हमको कोई रिटर्न जनरेट होगा। लेकिन अगर हमें उस समय ये पैसा नहीं मिलता है राइट टाइम पे, इफ वी आर नॉट एबल टू गेट द पेमेंट, तो उससे क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इट इनटू सम अदर बिजनेस। इन दिस वे हमें जो है इनकन्वीनियंस, यानी जो क्रेडिटर है उसको बहुत सी इनकन्वीनियंस पर फील होती है या फिर वो बियर करता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस। अब इसमें इनकन्वीनियंस का मतलब कि जो क्रेडिटर है वो एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ लेता है इन द फॉर्म ऑफ इनकन्वीनियंस, इसी को कहते हैं पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, गुड जानवी। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द क्रेडिट ऑफ पेमेंट फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग लोन देते हैं तो जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन को लोन दिए, हो सकता है हमारे पास बहुत पैसा हो और हम कई सारे लोगों को लोन दिए, तो सबका हिसाब किताब रखना कि हमने किसको कब लोन दिया, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, कब उसका रीपेमेंट का टाइम है, उसमें कितना ड्यू उसका बाकी है, तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है ना लेंडिंग की, तो हम लोग को किसी ना किसी को एक पर्सन को रखना पड़ता है, अकाउंटेंट रख लें या मैनेजर रख लें, जो कि इन सारी चीजों को देखेगा। ठीक है, तो जब हम किसी को हायर करेंगे, रखेंगे इन सब चीजों को देखने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको उसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द क्रेडिट ऑफ पेमेंट फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज। हम जो स्टाफ को रख रहे हैं ये सारी चीजों को देखने के लिए, उसका हमें कुछ ना कुछ उनको सैलरी देनी पड़ती है, कुछ फीस देनी पड़ती है, तो वो फीस भी हम अपने इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ग्रॉस इंटरेस्ट है वो हो गया नेट इंटरेस्ट प्लस पेमेंट फॉर रिस्क प्लस पेमेंट फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज प्लस कॉम्पेंसेशन फॉर इनकन्वीनियंस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर हम लोग इन जनरल अगर हम लोग ग्रॉस इंटरेस्ट की बात करें, तो ग्रॉस इंटरेस्ट क्या होता है? ग्रॉस इंटरेस्ट वो पूरा पैसा होता है जो कि बोरोवर को देना पड़ता है ना। देने का मतलब कि उसको रिस्क का पेमेंट भी करना रहेगा, इनकन्वीनियंस का पेमेंट भी करना रहेगा, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द क्रेडिट का भी पेमेंट करना रहेगा। इन सारी चीजों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा ग्रॉस इंटरेस्ट आ जाता है, और इन सारी चीजों को हटा देते हैं अगर ग्रॉस इंटरेस्ट में, तो प्योरली हमें सिर्फ और सिर्फ अगर जब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट इंटरेस्ट। Is it clear to everyone now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now there are certain theories of interest. ठीक है? The first theory of interest is the classical theory of interest. Put the heading classical theory of interest. मैम ये जो मैनेजमेंट Yes, Malak? मैम जो मैनेजमेंट चार्जेस देने होते हैं वो बोरोवर को पे करने होते हैं ना? ये सारा चीज बोरोवर को पे करना होता है। ठीक है, जो लेंडर होता है ना, देखिए जहाँ पे आप कोई जब अगर आप लोन देते हैं और अगर आप बदले में कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लेते हैं या किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, आप सिक्योरिटी कोलैटरल फ्री लोन दे रहे हैं, तो वहां पे आपका जो रिस्क लेवल रहेगा वो कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा। बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि बदले में आपने कोई सिक्योरिटी तो रखी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप विदाउट सिक्योरिटी अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो उसमें हाई लेवल ऑफ रिस्क रहता है, आपका पैसा टाइमली मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी आपको नहीं पता रहता है। इसलिए आप
जो चार्जेस है ना, जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर हमको देना हो, अगर हम सिक्योरिटी रख के देते हैं तो किसी को हम 10% पे भले दे देंगे, लेकिन अगर हम विदाउट सिक्योरिटी अगर हम दे रहे हैं तो हम 14% पे देंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब ये 14% में 10% तो हमारा प्योर कैपिटल पे हो गया, और बाकी 4% 1% 2% हमने जोड़ लिया पेमेंट फॉर रिस्क का, पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस का, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, इस तरह से करके हमने इसमें 4% और ऐड कर दिया, तो हो गया हमारा 14%। नाउ आर यू गेटिंग दिस? मतलब Yes, ma'am. okay. So the theories of interest, there are various theories of interest, ठीक है? And the first theory that we are going to study today is the classical theory of interest. Put the heading classical theory of interest. क्लासिकल का मतलब, इसको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इस थ्योरी को बनाया होगा, राइट? तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, ठीक है? इस थ्योरी को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी बोलते हैं, इस थ्योरी को टाइम प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं, और इस थ्योरी को सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। हो गया? Yes, ma'am. थोड़ा सा ब्राइट कर लो। So the classical theory of interest is also known as by various names like time preference theory or saving investment theory of interest and demand and supply theory. अब डिमांड एंड सप्लाई से तो आप समझ ही गए होंगे इस थ्योरी का पूरा जिस्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो क्या समझ में आया? पुनीत बताइए, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। मैम डिमांड एंड सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट होगी वहीं पर ही इंटरेस्ट निर्धारित होगा। वेरी गुड। डिमांड, जितनी डिमांड होगी हमें और जो सप्लाई होगी कैपिटल की, उस हिसाब से ही इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होगा। तो इससे आपको पूरा जस्ट समझ ही गए, ठीक है? अब ये थ्योरी किसने दी थी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक मार्शल एंड फिशर, पिगू, कासल, नाइट, टॉसिक, ये सारे लोगों ने इस पे वर्क किया है, इस थ्योरी पे, ठीक है? According to this theory, rate of interest is determined by, according to this theory, the rate of interest is determined by the intersection of demand for and supply of capital. जहाँ पे हमारा कैपिटल का डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होगा, वहीं पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करेंगे, ठीक? इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड for capital and supply of capital, ठीक है? This theory is also called as real theory of interest. इस theory को हम लोग real theory of interest भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? Because it helps in explaining the determination of interest with the real factors. और real factors कौन से हैं हमारे? सेविंग्स हैं और इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? इसलिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इंटरेस्ट इज अ प्राइस पेड फॉर द सप्लाई ऑफ सेविंग्स। एक लाइन आप लोग इसमें लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। आर यू ऑल राइटिंग? Yes, ma'am. यस मैम। Oh, yes. So write down, according to classical theory, interest is a reward for waiting or saving and abstaining from present consumption abstaining का मतलब क्या होता है कि अगर हम सारा चीज यूज कर लेंगे तो हम सेव कर पाएंगे क्या? we will be able to save anything if we use the entire money?
नो No. विल नॉट बी एबल टू सेव। रिसीव कहते हैं एब्सटेन करना, यानी खुद को रोकना। किससे रोकना? प्रेजेंट कंजम्पशन से। तो इंटरेस्ट किस चीज का रिवॉर्ड है? वेटिंग और सेविंग। हम जो सेव करते हैं उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग ने बात की कि दिस थ्योरी इज नोन एज द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल क्यों होती है? हम लोग कैपिटल की डिमांड क्यों करते हैं? ठीक है, तो डिमांड, कैपिटल की डिमांड देखिए, इसको हम लोग डिमांड फॉर कैपिटल इज आल्सो नोन एज द इन्वेस्टमेंट शेड्यूल। डिमांड फॉर कैपिटल इज आल्सो नोन एज द इन्वेस्टमेंट शेड्यूल, है ना। हम लोग कैपिटल की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैपिटल बिकॉज यू हैव टू डू द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना पड़ता है? अगर हमको कोई प्रोडक्टिविटी करनी है, कोई प्रोडक्शन करना है, तो हमारे पास अगर कैपिटल नहीं रहेगा तो क्या हम प्रोडक्शन कर पाएंगे? नो, विल नॉट बी एबल टू डू द प्रोडक्शन। सो फॉर दैट वी डिमांड फॉर कैपिटल। So demand for capital is entirely based on its productivity. ठीक है, अब डिमांड अगर हम लोग कर रहे हैं तो डिमांड करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। या तो हम डिमांड करें क्योंकि हमें कंज्यूम करना है, और दूसरा अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो या तो हमें प्रोड्यूस करना है। दो पर्पस हो सकता है, एक तो कंजम्पशन का भी हो सकता है, एक प्रोडक्शन का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शेड्यूल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वी आर डिमांडिंग कैपिटल बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटी, right? Now, marginal productivity of capital goes on decreasing because of operation of law of variable proportion. This we already know. A producer demands for capital or saving, and reward is paid for the use of capital or saving in the form of interest. अब producer क्यों demand करता है capital? Why do a producer demand for capital? Production expenses. For investment. For purchasing the capital goods. Okay, good. Very good. So there are various ways for which a producer can demand capital, and whenever the producer demands capital, reward is paid for the use of capital, and that reward is in the form of interest. Right? Now the entrepreneur will employ the capital to the point where the rate of interest, now this is very, very important. एक एंटरप्रेन्योर कैपिटल को कब तक एम्प्लॉय करेगा? तब तक जब तक कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर नहीं हो जाता। Until and unless the rate of interest is equal to the marginal productivity of the capital, till that point the entrepreneur will employ the capital. ये पूरा जैसे हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा है उसमें वेजेस में जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, उसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। सेम कि हम लोग तब तक एम्प्लॉय करेंगे कैपिटल को जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, हम लोग उसमें क्या पढ़ते थे कि रेट ऑफ वेजेस ऑफ लेबर इज इक्वल व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू द वेज रेट, है ना। तभी तक हम लोग लेबर को हायर करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। Yes, ma'am. So the same concept applies over here also, कि entrepreneur will employ the capital till the point when the rate of interest is equal to the productivity of the capital. ठीक है, now there lies an inverse relationship between the rate of interest and demand for capital. Who will explain me this point? Apart from Amrita, apart from Puneet, apart from Malak, anyone else? Apart from Uday also. बताइए, और कोई बताए? जानवी, would you like to explain this point? That there is an inverse relationship between the rate of interest and demand for capital. Or anyone amongst you? Shreyank Verma? No one? Yes, Tushar, you want to say something? Yes, ma'am. And Yes, when please. demand for capital increases, then the rate, ma'am, the rate of interest will also increase, I think.
See, there is an inverse relationship between the rate of interest and demand for capital. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो हम कैपिटल की डिमांड कर रहे हैं, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अगर आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और आपसे ब्याज मांगा जाए 15% का, ठीक, तो क्या आप लेना पसंद करेंगे? नहीं लेना पसंद करेंगे। और वहीं अगर आपसे 10 लाख आपको चाहिए और आपसे ब्याज लिया जाए 10% का, तो आप जरूर लेना पसंद करेंगे उस कैपिटल को, क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम देना पड़ेगा, ब्याज कम देना पड़ेगा, राइट। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स का मतलब कि अगर आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो फिर आप ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, फिर आप कम डिमांड करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका कम होगा तो आप ज्यादा डिमांड करेंगे। टेबल से देख लीजिए, कैन यू ऑल सी द टेबल? Yes, ma'am. तो टेबल देखिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था तो इन्वेस्टमेंट इन करोड़ है, तो हम सिर्फ 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर पा रहे थे। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता गया, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता चला गया। Can you all get this? और जैसे जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा बढ़ता चला गया, हमारी डिमांड जो है वो कम होती गई। ठीक है, क्लियर है? और यही इस फिगर में भी दिखा रहा है ना? जब हमारा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो हम कितना डिमांड कर रहे थे? 1000 करोड़ ऑफ कैपिटल। और जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के 10% हो गया तो हम कितना डिमांड कर रहे हैं? 500 करोड़ ऑफ कैपिटल। कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So there lies an inverse relationship between the investment and the rate of interest. Please draw this diagram, everyone. Please, sir, हो गया एवरीवन? Yes, ma'am. नेक्स्ट, अब हम लोग सप्लाई ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल की सप्लाई कहाँ से होती है? इसको हम लोग सेविंग शेड्यूल बोलते हैं ना। सेविंग शेड्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जो सेव करते हैं उसी से सप्लाई होती है कैपिटल की। हमारी सेविंग ही कैपिटल के सप्लाई का फॉर्म होती है। Yes Yes, or no? ma'am. आप पैसा सेव करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक क्या करता है? उसको अपने पास रखा रहता है? No, ma'am. No, ma'am. कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करता रहता है ना। तो यानी बैंक के पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? आपकी सेविंग से आ रहा है, और उसको कहीं ना कहीं वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है यानी वो कैपिटल की सप्लाई कर रहा है, राइट। तो द सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड्स अपॉन दी सेविंग्स इन दी सोसाइटी। ठीक है, अब ये बताइए, अगर आप कम इंटरेस्ट देंगे सेविंग्स पे तो कोई सेव करना चाहेगा? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। ये सेविंग जनरेट कहाँ से होती है? जब हम लोग सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में हमारे इंडिविजुअल्स भी हैं, लाइक मी एंड यू, फर्म्स भी हैं और गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो सेविंग्स आर अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स लाइक लेवल ऑफ इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अटैचमेंट टू फैमिली, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। सेविंग कई चीजों से अफेक्टेड होती है कि नहीं होती है? अब इस कोरोना टाइम पीरियड में जितने लोगों के पास सेविंग थी और उनके फैमिली में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया और हॉस्पिटलाइज हो गया, तो उसकी जितनी पास सेविंग थी सब खत्म, isn't it? Yes or no? Yes, ma'am.
क्योंकि इस समय हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है कि ये सिचुएशन थी कि हॉस्पिटल अगर आप किसी को लेके गए तो आपकी पूरी की पूरी सेविंग चली जाएगी, क्यों? बिकॉज एवरीवन वाज मेकिंग यूज ऑफ दैट टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि सेविंग्स आर अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। व्हाई आई हैव बीन गिविंग यू दिस एग्जांपल, क्योंकि सेवरल फैक्टर्स की वजह से सेविंग्स अफेक्टेड होती है। तो यहाँ पे अगर आप सेविंग और इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और सप्लाई ऑफ कैपिटल के अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो हियर यू विल फाइंड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू, कि भाई जितना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्यादा दोगे हम उतना ही सेविंग करेंगे, जितना आप हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दोगे हम उतना कम सेविंग करेंगे। यानी अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो हम ज्यादा से कैपिटल की सप्लाई करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम रहेगा तो कम कैपिटल की सप्लाई होगी। बात समझ में आ रही है सबको? यस मैम। अब ये देखिए, ये डायग्राम है आपका सप्लाई का। ठीक है, सप्लाई ऑफ कैपिटल डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए अपवर्ड रहेगा। ठीक है, दिस विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। 5% जब मिल रहा था तो हम सिर्फ 400 करोड़ ही सेव किए, लेकिन जब हमें देखे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो हमने ज्यादा सेविंग करनी शुरू कर दी। क्लियर है? सब लोग ये डायग्राम बना दीजिए और टेबल में भी आप लोग देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे कम हो रहा है हमारी सेविंग भी कम होती चली जा रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारी सेविंग भी बढ़ती चली जा रही है। I hope everyone has drawn it. यस मैम। ठीक, अब आ जाइए डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अभी तक हम लोग ने यही पढ़ा था ना, हमने डिमांड कर्व देखा, सप्लाई कर्व देखा। डिमांड कर्व कैसा हमने देखा था? डाउनवर्ड स्लोपिंग था। हमने डिमांड कर्व जो देखा वो कैसा देखा? ऐसे देखा था डिमांड कर्व। ठीक, और सप्लाई कर्व अभी अभी हमने देखा है ना, अपवर्ड स्लोपिंग है ना। अब जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यानी जहां पे दोनों कॉमन होंगे वही हमारा रेट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट यानी हम डिमांड की बात कर रहे हैं, राइट, और सेविंग्स यानी हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। दोनों कहाँ पे बराबर हो रहे हैं? कहीं बराबर 8% पे। वेरी गुड। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा फिर? 8% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे डिमांड और सप्लाई जो है वो दोनों बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट will be determined at the point where supply schedule and the demand schedule DD intersect each other. So they both intersect at 8%. This is how we are going to draw the diagram. Clear है सबको? यस मैम। अब इसमें Yes, यही ma'am. अब इसी डायग्राम में आप लोग देख लीजिए, डायग्राम क्या है, इसी टेबल से आप लोग देख लीजिए। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है यानी 8% से ज्यादा है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से ज्यादा है तो हमारी जो सप्लाई है वो तो अधिक हो रही है लेकिन हमारा डिमांड कम है। यही हो रहा है ना? यस मैम। यस सर। देखिए हमारी सप्लाई, अब डायग्राम में देखिए, हमारी सप्लाई ज्यादा है, दिस इज द सप्लाई, आठ परसेंट से ऊपर क्या था? 9 और 10% था। हमारी सप्लाई ज्यादा हो रही है। सप्लाई का मतलब हम सेविंग ज्यादा करेंगे क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन हम डिमांड कम करेंगे, और डिमांड हम इतना ही करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम ज्यादा तो देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम डिमांड करेंगे, विच विल पुश इट टू 8%, जिसकी वजह से ये 8% आ जाएगा। ठीक,
अब वहीं 8% से कम की बात कर लेते हैं, 5%, 4%, 6%। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम मिलेगा तो हम ज्यादा सेविंग करेंगे कि कम सेविंग करेंगे? कम सेविंग करेंगे। ये देखिए हमने सेविंग सिर्फ इतनी ही की, और जबकि हमारी डिमांड जो है वो ज्यादा हो रही है क्योंकि हमें कम इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा। दिस विल अगेन पुश इट टू 8%, where both demand and supply will be at the equilibrium position. Is it clear? Yes, ma'am. And this is Yes, what is ma'am. being written over here. और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। These are the criticisms of the theory. The criticism says that the theory assumes that saving and investment are brought in equilibrium through the rate of interest, but in actual practice we see that it is not the rate of interest, but it is the level of income which brings the equilibrium between the savings and investment. कई सारे criticisms हैं, और जैसा कि हम लोग ने हर इसके पहले भी जो जितनी हम लोग ने थ्योरीज पढ़ी हैं उन हर थ्योरीज में क्रिटिसिजम्स आपको मिलेंगे, इनमें भी आपको मिलेंगे। तो कुछ क्रिटिसिजम्स आप लोग देख लीजिए। इसमें क्रिटिसिज्म ये किया गया कि इसमें अभी एक्चुअली इस थ्योरी में अलग से कुछ अजम्पशंस तो नहीं बताया गया है, लेकिन इसी से आप लोग अजम्पशन भी निकाल सकते हैं, इसी से आप लोग क्रिटिसिजम्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अजम्पशंस आप लोग लिख सकते हैं, द थ्योरी अज्यूम्स दैट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर बॉट इन इक्विलिब्रियम थ्रू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस यू कैन राइट इट एज अजम्पशन। अगर आप क्रिटिसिज्म लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि in actual practice we see that rate of interest does not determine, but it is the level of income which determine the equilibrium between saving and investment. Clear है? Yes, ma'am. Okay, आदित्य। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये थ्योरी जो है इग्नोर करती है, किस चीज को इग्नोर करती है? इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम लेवल। इनकम लेवल पे इन्वेस्टमेंट का क्या इफेक्ट है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ये थ्योरी अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे बेस्ड है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, परफेक्ट कंपटीशन है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड है। ये सारे अजम्पशन जो हैं प्रिवेल नहीं करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन तो प्रिवेल ही नहीं करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो ही नहीं सकता इकोनॉमी में। तो दीज आर ऑल अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। ठीक है, अगर हम लोग सेविंग की बात करें तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन द करंट इनकम। ऑब्वियस सी बात है कि सेविंग हमारी करंट इनकम पे तो नहीं बेस होती है। हमने जो भी पहले से जुटा के रखा हुआ है ना, वो उन सारी चीजों पे जो है सेविंग हमारी डिपेंडेंट होती है। तो ये एलिमेंट्स की कोई भी बात नहीं हुई है इस थ्योरी में। ठीक, तो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ दिस थ्योरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, yes, fine. Next, we are moving ahead with another theory, which is the loanable fund theory of interest. ठीक है, put the heading loanable fund theory of interest. ठीक है, तो हमारी जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट थी वो पूरा पूरा डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, जो जिसको हम लोग रियल फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन लोनेबल फंड थ्योरी जो है एक्सटेंशन है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का, और इसमें जो है मॉनेटरी फैक्टर्स के साथ साथ नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर किया गया है। ठीक है, monetary and non-monetary aspects of interest both are considered in the loanable fund theory of interest. So this theory is associated with the names of Wicksell and several other economists which are associated, like D.H. Robertson, etc. Okay. Now, this loanable fund theory of interest regards interest as a function of 4 variables. Now, ये जो loanable fund theory of interest है, इसने 4 variables के basis पे theory को determine किया है, and these 4 variables are savings, investment, desire to hold, and the money supply. So please write down the loanable fund theory regards rate of interest as the function of 4 variables,
दैट इज सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स को कैपिटल एस से लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैपिटल आई, डिजायर टू होल्ड HOARD होल्ड, होल्डिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड? रोक के रखना। हाँ, रोक के रख लेना, जमा करके रखना। हाँ, जमा करके रखना। एंड द मनी सप्लाई M, मनी सप्लाई, व्हाट इज मनी सप्लाई? Supply of money in the market. यस, सप्लाई ऑफ मनी इन दी मार्केट। ठीक है, तो इन चार फैक्टर्स को इस थ्योरी में कंसिडर किया गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन चार वेरिएबल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। और अगर हम लोग बात करें डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड की, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम इन द क्रेडिट मार्केट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिमांड फॉर लोनेबल फंड अराइजेस फॉर द फॉलोइंग थ्री पर्पस। कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग लोनेबल फंड्स की डिमांड करते हैं? ठीक है, सो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स अराइजेस बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस। लिखिए आप लोग, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, वी डिमांड फॉर द लोनेबल फंड बिकॉज ऑफ थ्री पर्पस। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कुछ हमें मशीनरी वगैरह या कैपिटल गुड्स खरीदना है, इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, तो उसके लिए हम कैपिटल की डिमांड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक एंटरप्रेन्योर को ये देखना होगा कि उसको जो रिटर्न मिलेगा, द एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट द एंटरप्रेन्योर विल गेट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट ही हैज टू पे फॉर ऑब्टेनिंग दैट कैपिटल, उसका वो कंपैरिजन करके डिसाइड करेगा कि उसको जरूरत है कि नहीं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम पड़ रहा है और रिटर्न ज्यादा पड़ रहा है तो वो लोनेबल फंड्स की डिमांड करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो लोनेबल फंड की डिमांड जो है नहीं करेगा। So this shows that there is an inverse relationship between demand for loanable funds for investment to the rate of interest. क्या मतलब हुआ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो हम डिमांड लोनेबल फंड की करेंगे, ज्यादा करेंगे, और नहीं हुआ तो हम डिमांड नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, यस मैम। हम लोग डिमांड लोनेबल फंड की क्यों करते हैं? फॉर द रीजन ऑफ होल्डिंग। अब होल्डिंग का मतलब क्या होता है? होल्डिंग का मतलब होता है कि जो लोगों को लिक्विडिटी की डिजायर रहती है ना, कई लोगों को लगता है कि नहीं मेरे पास लिक्विड कैश, मतलब कैश के फॉर्म में भी कुछ होना चाहिए, इसकी वजह से भी कई लोग जो हैं लोनेबल फंड की डिमांड करते हैं, सो एज टू होल्ड दी आइडल कैश बैलेंसेस एंड टू सेटिस्फाई देयर डिजायर फॉर लिक्विडिटी। तो सेम चीज है कि अगर हम डिमांड करेंगे तभी डिमांड करेंगे व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लो, देन ओनली विल डिमांड फॉर द लोनेबल फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट, राइट डाउन दिस सेविंग। ठीक है, हम लोग लोनेबल फंड की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग का जितना इनकम है उससे ज्यादा हम लोग स्पेंड करना चाहते हैं, और हमारी इनकम उतनी है नहीं, उससे ज्यादा हमें स्पेंड करना है, तो हमें लोन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट? बिकॉज हमारी करंट इनकम जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू सेव। हमारा जितना इनकम था हमने सारा स्पेंड कर दिया, हमें और स्पेंडिंग करनी है, तो और स्पेंडिंग करने के लिए भाई हमारे पास सेविंग तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? विल डिमांड फॉर दी लोनेबल फंड। So this saving is opposite to an act of saving. This demand comes from the people at the time when they want to spend beyond their current income, है ना? So like hoarding, it is also a decreasing function of interest rate. अगर हमारा interest rate हमें कम रहेगा तो ही हम ज्यादा डिमांड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? कौन से वो तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लोनेबल फंड की डिमांड डिपेंड करती है? यस मैम। Yes, ma'am. सेविंग बात फिर से बता दीजिएगा। बेटा सेविंग क्या होता है? व्हाट इज सेविंग? मैम कीपिंग द आइडल कैश। आइडल कैश आता कैसे है? जब आप अपनी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, सब कुछ लेस कर दिया, उसके बाद जो पार्ट बचता है वो सेविंग हो जाता है, राइट? उदय, Ma'am, मान the part of हाँ,
अब मान लीजिए कि आपने जितना आपकी इनकम थी, आपने पूरी इनकम स्पेंड कर दी और अभी भी आपको जो है कुछ और स्पेंडिंग करनी बाकी है, एंड योर करंट इनकम इज नॉट सफिशिएंट इनफ, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यू विल डिमांड फॉर लोन, यस और नो? Yes. दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज डिस सेविंग। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति अपनी करंट इनकम के बियॉन्ड स्पेंड करना चाहता है उसको हम लोग डिस सेविंग कहते हैं। क्लियर हो गया मैम उदय? इसमें भी इंटरेस्ट रेट कम, यस मैम, इसमें मतलब इंटरेस्ट रेट कम रहना चाहिए तभी ले पाएंगे ना। हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है, देखो इनकम ही इतनी नहीं है कि सेव कर पाए, तो हाई इंटरेस्ट रेट पे कहाँ से कोई सेविंग कर पाएगा या ले पाएगा, वही बात, ठीक है। वही बात। मैम इसको एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं ना? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर तो है ही बेटा इसमें, ठीक है। इसको आप कंजम्पशन भी कह सकते हैं, राइट, यू कैन कॉल इट एज कंजम्पशन ऑल्सो, बिकॉज आप जितना आपकी इनकम है उससे ज्यादा आपको अगर स्पेंडिंग करनी है, यानी आप कंजम्पशन करने के लिए स्पेंडिंग करना चाहते हैं, राइट? यस मैम। तो इसको हम कंजम्पशन भी कह सकते हैं। कुछ ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूमर्स बाय करना चाहते हैं, तो दे डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स टू बाय देम, ओके। इज इट क्लियर नाउ? यस तो होर्डिंग को आप लोग जो है लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, बिकॉज उसमें आइडल कैश की रिक्वायरमेंट है, तो होर्डिंग को आप लोग लिक्विडिटी से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, you can denote this hoarding in the form of liquidity also, and this savings in the form of consumption. this saving को आप लोग consumption के फॉर्म में भी देख सकते हैं। this saving अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो तो you can take it as consumption also। ठीक, क्लियर हो गया? ये तीन टिप थे जो जिसकी वजह से आप डिमांड करते हैं। अब सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स क्यों होती है? सप्लाई ऑफ लोनेबल का मतलब कि आप सेविंग्स करेंगे तभी सप्लाई होगी लोनेबल फंड की। तो सबसे पहले आ गया आपका सेविंग। तो सेविंग कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। सेविंग क्या होती है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? इनकम एंड द एक्सपेंडिचर, व्हिच आई हैव टोल्ड यू ऑल राइट नाउ। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये एक सप्लाई का रीजन हो गया है, और वो सप्लाई कौन करता है? इंडिविजुअल्स करते हैं और बिजनेसमैन करते हैं। इसमें भी सेम चीज है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होगी, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो लोअर रेट ऑफ सप्लाई होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस, एम आई Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज डिसहोर्डिंग। डिसहोर्डिंग अभी अभी हम लोग ने पढ़ा। डिसहोर्डिंग इज व्हाट? व्हेन यू वांट टू कीप आइडल कैश विथ यू। सेविंग के अलावा भी अगर आपके पास कुछ आइडल कैश है, ठीक है, जो कि आपने बहुत पहले से जुटा के रखा हुआ है, तो वो डिसहोर्डिंग का पार्ट हो जाता है। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कैश, अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो आप अपनी होर्डिंग्स को निकालेंगे और उसको भी आप इकोनॉमी में दे देंगे। तो यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर हाई होगा देन ओनली यू विल बी गोइंग फॉर दिस होर्डिंग, अदरवाइज नो। ठीक, नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट To sell the occurs when the investment. yes Puneet, मैम जो Ma'am, investment when- उनको सेल कर देना। one by one। हाँ पुनीत, फिर से बोलिए, I was not able to get you। मैम टू सेल द इन्वेस्टमेंट्स। Okay, आदित्य। Ma'am, when we sell our investment, that is called disinvestment.
Okay. Anyone else? मैम बेसिकली जो हम अपने एसेट्स को भी बेच देते हैं for the disinvestment. बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपनी एसेट्स को सेल कर देते हैं, हमको पता होता है कि हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी न्यू इक्विपमेंट से, कैपिटल इक्विपमेंट से, दैट वी कॉल इट एज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, हमें पता है कि वो खराब हो चुकी है और हमें अब उसको रिप्लेसमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, रिप्लेसमेंट से कुछ नहीं होने वाला है, वी हैव टू परचेज द न्यू वन, so we go in for disinvestment. So disinvestment occurs when the existing stock of capital is allowed to wear out without being replaced by new capital equipment. ठीक है, so disinvestment will be high when the present rate of interest provide better returns in comparison to the present earnings. So disinvestment हम तभी करेंगे जब हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। And last one is the bank money, or we call it as the bank credit. है ना, बैंक जो है अपने बिजनेसमैन को लोन्स एडवांस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. हाँ, तो जब बैंक क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू क्या करते हैं, लोन्स एडवांस करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, यस और नो? जब बैंक से क्रेडिट मिलती है, बैंक से जब उधार मिलता है बिजनेसमैन को, तो सप्लाई ना हो रही है इकोनॉमी में। राइट, so these are the four determinants of the supply of loanable funds: savings, disholdings, disinvestment, and bank money or bank credit. Now how does the rate of interest is being determined? अभी तक हम लोग क्या देखते थे, डिमांड एंड सप्लाई, इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन होता था। लेकिन अब इन दोनों के इंटरसेक्शन के साथ साथ जो है, डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन के साथ साथ हमें इनका इंटरसेक्शन भी देखना होगा, डिसइन्वेस्टमेंट का, डिसहोल्डिंग का, बैंक मनी का, और ये क्या है हमारा, सेविंग्स का। ये चार हमारे सप्लाई के हो गए फैक्टर्स, यस और नो? यस मैम। ये चारों हमारे सप्लाई के फैक्टर्स हो गए। और हमारे डिमांड वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सेविंग है, होल्डिंग है, और हमारा ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो हमें इनका भी देखना पड़ेगा कि ये सारे हमारे कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसको हम लोग लेबलिंग दे देते हैं आर। और ऐसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें डिटरमिन होता है। The rate of interest is determined at the point of intersection of the two curves, the supply of the loanable funds and the demand for the loanable fund. ठीक है, the figure shows that the equilibrium rate of interest is EM. This is the equilibrium rate of interest, EM. At this rate, the demand for loanable funds is equal to the supply of loanable funds. That is OM. ठीक है, and these are the criticisms. The criticisms are that again there is full employment in the economy, which is not at all possible. This is again one of the criticisms. Indeterminate. Indeterminate क्यों है? क्योंकि थ्योरी अज्यूम करती है सप्लाई एंड इनकम बोथ आर इंडिपेंडेंट, जबकि ऐसा नहीं है। सेविंग्स एंड इनकम बोथ आर डिपेंडेंट ऑन टू ईच अदर एंड नॉट इंडिपेंडेंट। This theory is impractical because उसने सेविंग, होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट ये सबको रिलेट किया इंटरेस्ट रेट से, इसलिए इसको बोला गया है कि ये इम्प्रैक्टिकेबल है। ठीक है, कॉन्स्टेंसी ऑफ नेशनल इनकम में बताया गया है कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, बल्कि रियलिटी में हमारा इकोनॉमी में हमेशा इन्वेस्टमेंट के लेवल में चेंज होता रहता है, इनकम लेवल में भी चेंजेस होते रहते हैं। So these are some of the criticisms of the loanable fund theory of interest. I hope both the theories are clear to you people. यस मैम। ठीक है, तो कल की क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ओके,